आज मैं आपको जिस पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ ना, वो एसएससी सिजिल की एकमात्र यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है जिसमें कि आपके शोल्डर पे अशोक स्तंभ का एम्ब्लेम होता है। ठीक है, अशोक स्तंभ बना होता है यहाँ पे। बाकी में आपको स्टार्स होंगे, लेकिन अशोक स्तंभ यहाँ पे शोल्डर पे जो होता है सिर्फ इस पोस्ट में होता है। और इस पोस्ट का नाम पता है क्या है? प्रिवेंटिव ऑफिसर। इसकी वर्दी काफ़ी खूबसूरत होती है, वाइट कलर की वर्दी होती है। और इसमें आपको पोर्ट पे और एयरपोर्ट पे दोनों जगह पे काम करने का मौका मिलता है और एक फील्ड वर्क की पोस्ट है। डिटेल में इस पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, इसका कट ऑफ कितना जाता है, इसका फिजिकल क्राइटेरिया कितना होता है, इसके प्रमोशंस क्या होते हैं, इसमें सैलरी कितना मिलता है। एक एक चीज़ मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में बताने वाला हूँ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले पोस्ट के बारे में बताता हूं। तो ये लेवल 7 की ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। जो एएसओ होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, उसी का लेवल का है। जितनी सैलरी उनको मिलती है उतना ही इनको भी मिलता है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक जो डिपार्टमेंट है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके अंदर आती है। ठीक है, और यूनिफॉर्म जॉब है। इसमें यूनिफॉर्म आपका पहनना होता है। यूनिफॉर्म देख लो यहाँ पे कैसा व्हाइट कलर की होती है वर्दी इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टार नहीं लगा होता है, यहाँ पे आपका अशोक स्तंभ लगा होता है भाई, जो कि आईपीएस में लगा होता है। तो बहुत पावरफुल एक रुतबा वाला है। और शूज जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट दोनों होता है। जब आप एयरपोर्ट पे आपकी ड्यूटी लगेगी तब आपका वाइट शूज होंगे, और जब आपका पोर्ट पे ड्यूटी लगती है तो ब्लैक शूज होता है। और थोड़ा सा डिफरेंस इसमें भी होता है, जो कंधे पे आपको लगा होता है ना, वो उसमें भी कलर में डिफरेंस होता है। बाकी यही चीज़ें हैं। और इसमें मेनली आपका फील्ड वर्क होता है, ऑफिस वर्क भी होता है, लेकिन मेनली मैक्सिमम लोगों को फील्ड वर्क ही दिया जाता है। तो एक्टिव प्रेजेंस आपको चाहिए फील्ड वर्क में, एयरपोर्ट पे एंड पोर्ट पे। अब आगे चलते हैं, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो देखो, प्रिवेंटिव ऑफिसर मैंने बोला कि पोर्ट पे और एयरपोर्ट पे होती है पोस्टिंग, उसमें भी पोर्ट पे ज़्यादा होते हैं। तो जो भी कोस्टल एरियाज होंगे वहीं पे इनकी पोस्टिंग होती है। तो इसमें होम स्टेट मिलने के चांसेस कम होते हैं। जब अगर आप बिहार, झारखंड वगैरह ऐसे जगह से हो, नॉन कोस्टल एरियाज में हो, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, तो इन सब जगह पे इनकी पोस्टिंग मिलती है। कोची से, गोवा से, विशाखापट्टनम, इन जगह पे अगर आपका स्टेट है, आप वहाँ से हो, तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके रैंक पे, आपका रैंक कितना अच्छा है, प्रेफरेंस पे, वो सब पे डिपेंड करता है। अब इनका चलते हैं कि इनका काम क्या होता है, क्या काम करते हैं। तो इनका जो जॉब प्रोफाइल में सबसे मेन है ना, स्मगलिंग को रोकना, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वहाँ पे जो इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको रोकना, नारकोटिक्स, कुछ अगर ड्रग्स वगैरह तो उसको रोकना। ठीक है, क्या होता है कि पोर्ट से ही इंपोर्ट होता है हमारा, या फिर एक्सपोर्ट होता है, शिप से ही हमारा बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर से सामान जाता है। तो उनका मेन काम ये होता है कि इन सारे कंटेनर्स को, शिप को वगैरह चेक करना कि कहीं कुछ स्मगलिंग तो नहीं हो रहा है, इलीगल चीज़ें तो नहीं जा रही है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के कुछ चीज़ें तो नहीं जा रही है। उनका काम ये होता है कि इन सब चीज़ों को रोकना होता है। तो अगर पोर्ट पे पोस्टिंग होगी तो आप बड़े बड़े शिप को देखोगे कि भाई कि यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, उनको रोकोगे। और अगर आपका एयरपोर्ट पे पोस्टिंग होती है तो एयरपोर्ट के थ्रू आपका कुछ सामान में, कोई लगेज में कोई छुपा के कुछ तो नहीं लेकर के आ रहा है, कोई अगर कुछ बड़ा जो कार्गो, बड़े बड़े जो कुछ कुछ प्लेन्स होते हैं जिससे सिर्फ सामान ही होता है, मेडिसिन वगैरह आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी वाले जो सामान होते हैं, जो इमीडिएट जाता है, जो खराब हो जाते हैं लंबे टाइम पे, उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो एयरपोर्ट के थ्रू होता है, मतलब एयर के थ्रू होता है। तो वहाँ पे भी आपका कस्टम की ड्यूटी होती है और वो चेक करते हैं कि कहीं पे वहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, और इवन पैसेंजर्स को भी चेक करते हैं। परफॉर्मिंग कस्टम चेक्स एट पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड बॉर्डर एरियाज। ठीक है, बॉर्डर एरियाज पे भी ये करते हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ कार्गो, अगर कार्गो कोई शिप है तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, सब कुछ सही चल रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इवन वहाँ पे जो क्रू मेंबर्स जाते हैं उनको भी चेक करते हैं ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ सामान जा रहा है। अगर वहाँ पे जा रहे हैं जो शिप का वो मैनेजर है, वहाँ पे जो वर्कर है, उनको भी चेक किया जाता है बीच बीच में कि कहीं कोई इलीगल सामान तो नहीं जा रहा है। रेड डालते हैं कहीं कहीं पे अचानक से जाकर के। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में भी ये शामिल होते हैं। वर्किंग इन रोटेशन शिफ्ट, याद रखना कि इनका जो वर्किंग होता है ऐसा नहीं कि 9 to 5:30 का जॉब होता है, इनका रोटेशन शिफ्ट में होता है और इनकी नाइट ड्यूटी भी लगती है। लेकिन जब नाइट ड्यूटी लगती है तो आपको पूरा अच्छे से आपको सब कुछ व्यवस्था दिया जाता है, वहाँ पे रूम दिया जाता है, कमरा दिया जाता है। अगर आपको पोर्ट पे ड्यूटी कहीं पे लगी तो आपका एक प्रॉपर एक कैबिन होगा, आपको लेने ले जाने और लाने के लिए आपका व्हीकल होगा। तो ये सब चीज़ें इनको सुविधा मिलती है। ठीक है, तो नाइट शिफ्ट भी यहाँ पे होती है। बाकी मैक्सिमम
जॉब में नाइट शिफ्ट नहीं होती, लेकिन इसमें नाइट शिफ्ट होती है। डीलिंग विथ पैसेंजर्स एंड कार्गो इन इंटरनेशनल गेटवेज, तो ये मैंने बता दिया कि पैसेंजर से भी डील करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। दिस इज नॉट ए डेस्क जॉब, तो डेस्क जॉब आपका नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, डेस्क जॉब भी होता है। कुछ कुछ प्रिवेंटिव ऑफिसर ऑफिस में भी काम करते हैं, ठीक है। वहां पे यूनिफॉर्म की मैंडेटरी नहीं कि आप यूनिफॉर्म पहन के जाओ, लेकिन अगर आप शिप पे हो या फिर एयरपोर्ट पे हो तो यूनिफॉर्म आपको जरूर पहनना है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव फील्ड वर्क एंड फिजिकल प्रेजेंस, तो इसमें आपको एक्टिवली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आपका फिजिकल वर्क होगा, आपको एक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा अगर कोई कुछ पकड़ाया। बहुत मतलब है इसमें इंटरेस्टिंग काम है, ऐसा नहीं कि आपका मोनोटोनस काम है ऑफिस वाला। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सीन, आपको अलग अलग केसेस आपको मिलते रहेंगे जिसको कि आपको डील करना पड़ेगा। तो एडवेंचरस है, मज़ा वाला जॉब है। कुछ कुछ लोगों का प्रिवेंटिव ऑफिसर अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, हाँ फर्स्ट प्रेफरेंस कि नहीं मुझे चाहिए, और इसके प्रमोशंस भी अच्छे होते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ प्रमोशंस, और उनको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो इसमें ट्रेनिंग भी होता है आपका। एक्चुअल जब फील्ड वर्क में जाते हो उससे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है 2 से 3 महीने का होता है, वेरी करता है कहीं कहीं पे, लेकिन ट्रेनिंग जो होता है नासिन में होता है। इसको बोलते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स। ये इंडिया के अलग अलग जगह पे है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। देखो ये ट्रेनिंग सेंटर का फोटो है जहाँ पे आपको यूनिफॉर्म के साथ बैठाया हुआ है। शायद फाइनल जब आपका हो जाता है सारा ट्रेनिंग तब ये यूनिफॉर्म आपको मिलता है। और कस्टम लॉज कहाँ कहाँ इसमें क्या क्या सिखाया जाता है ट्रेनिंग के टाइम पे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे कस्टम का लॉ को सिखाया जाएगा, स्मगलिंग का कुछ कुछ जो रूल्स हैं उनका सिखाया जाएगा, जीएसटी का रूल्स को सिखाया जाएगा आपको, सीजर्स हैं कैसे, सीजर्स प्रोटोकॉल, किसी को पकड़ना है तो क्या क्या प्रोटोकॉल, मतलब किसी चीज़ को जब्त करना है तो उसको किस किस प्रोटोकॉल से होकर गुजरना पड़ेगा, वो सब चीज़ें सिखाया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग भी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एटिक्वेट, अगर यूनिफॉर्म पहना तो आपको यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, कितना नीट क्लीन कैसा होना चाहिए, वो सब। एंड हैंडलिंग, स्मगलिंग केसेस जो होता है उसको कैसे हैंडल करना, वो सब चीज़ें। पोर्ट पे आपका विजिट करवाया जाता है ट्रेनिंग के टाइम पे, वहाँ पे फिजिकल आपको पूरा दिखाया जाएगा कि यहाँ पे कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे स्कैनिंग होता है, कैसे सामान को चेक किया जाता है, कैसे बड़े बड़े कंटेनर को चेक किया जाता है, सब कुछ। एयरपोर्ट विजिट भी होता है, और साथ में आर्म्स ट्रेनिंग एंड फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है। आर्म्स ट्रेनिंग जहाँ पे स्टेट पुलिस का ट्रेनिंग होता है आर्म्स का, वहाँ पे, या फिर सीआईएसएफ का जो ट्रेनिंग होता है वहाँ पे जाकर के आपका आर्म्स की ट्रेनिंग दिया जाता है, बेसिक ट्रेनिंग। और साथ में आपका फिजिकल ट्रेनिंग भी होता है ताकि आप एक्टिव रहो। अगर फील्ड वर्क करना है तो ऐसे नहीं कि बस आराम से रहना, थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा तभी तो काम चलेगा। अरे भाई अब बात करते हैं प्रमोशन की, तो इसका प्रमोशन काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे पोस्ट से इसका अच्छा है, ठीक है। कैसे, चलिए बताते हैं। जब आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बनते हो, सबसे पहले एक्साइज इंस्पेक्टर से तो बेटर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनते हो, ग्रुप बी नॉन गजेटेड में होते हो, 4 से 5 साल का टाइम लगता है अप्रॉक्स, और आप ग्रुप बी नॉन गजेटेड में सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम बन जाते हो 5 साल, 4 से 5 साल। वैरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, कितनी वैकेंसी है, कितने लोग हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जनरली 4 से 5 साल में बन जाते हैं। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट होता है, जो कि यहाँ से 6 से 8 साल के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पर बनते हो, जो कि आईआरएस कैडर होता है। स्टार्टिंग में आपका यहाँ तक लगभग ट्रांसफर नहीं होता, याद रखना कि आपका इसमें ट्रांसफर नहीं होता जब तक कि आप आईआरएस वाले कैडर पे नहीं चले जाते हो, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर पे नहीं चले जाते हो, आपका ट्रांसफर नहीं होता है, ओके। तो जब इस पे जाते हो असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट में, तब यहाँ से आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, दूसरे सिटी में जा सकते हो, जहाँ पे भी दूसरे सिटी या फिर दूसरे स्टेट में जा सकते हो। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, वहाँ से 4 से 5 साल। उसके बाद जॉइंट कमिश्नर 3 से 4 साल। उसके बाद जैसे कि आईआरएस लोगों का आपका प्रमोशंस होते हैं, वैसे आप प्रमोशन आपका होगा, तो आप इस कैडर में जा सकते हो जो यूपीएससी के थ्रू जाता है वहाँ पे, लेकिन उसमें पहुँचने के लिए कम से कम आपको 10 से 12 से 14 15 साल लग जाएंगे, तब वहाँ पे जाकर के आईआरएस कैडर तक आप पहुँचोगे। तो इस तरह से प्रमोशन है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉइंट कमिश्नर तक आप जा पाओगे, जॉइंट या फिर एडिशनल कमिश्नर तक, उससे ज़्यादा तो एसएससी सीरियल के थ्रू पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ तक आप जा सकते हो। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सैलरी की। आपको सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी उतना ही मिलता है जितना बाकी 4600 ग्रेड पे को मिलता है। XYZ सिटी पे सैलरी थोड़ा वैरी करता है क्योंकि एचआरए अलग अलग मिलता है, लेकिन मैं एक सिटी की बात करता हूँ, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये सब एक सिटी है। तो वहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी, आपको इन हैंड सैलरी जो आपको होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है
82,176 अभी के हिसाब से, ये 7th पे कमीशन के हिसाब से। लेकिन 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो गया। तो हो सकता है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आप में से कुछ लोग जब 2027 में ज्वाइन करोगे, अगले साल ज्वाइन करोगे, 1 साल के बाद ज्वाइन करो, तब तक 8th पे कमीशन लग गया होगा। ये जो सैलरी आप देख रहे हो ना, 1 लाख क्रॉस कर गया होगा, ठीक है, इन हैंड सैलरी। एंड ग्रॉस सैलरी जो है 89,920, जो कि ग्रॉस बनता है, उसमें से कुछ आपका एनपीएस में पैसा जाता है, जो आप ही का पैसा होता है, आप ही को पेंशन के टाइम पे मिलता है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा नहीं होता, ये तो इन हैंड है, मतलब हाथ में आने वाला। और ये जो पैसा है 6,960 प्लस समथिंग, ये आपका एनपीएस में जाता है। और उतना से ज़्यादा गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, लगभग 14 से 15,000 आपका हर महीने एनपीएस में भी जाते रहता है। तो ये है, इसका ब्रेकअप ये है। ये बेसिक पे आपको इतना मिलता है, डीए आपका 55% है, एचआरए 30% और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब चीज़ें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कि इसमें पर्क्स क्या मिलते हैं। तो कुछ कुछ पर्क्स और फैसिलिटीज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलते हैं, इसमें भी मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मिलता है, वो है ड्रेस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस भी आपको मिलता है। कितना इसका प्राइस है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर हर साल आपको यूनिफॉर्म्स, शायद 2 या 3 यूनिफॉर्म लेने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि आपके पास यूनिफॉर्म होता है। मेडिकल की फैसिलिटी, जिसको बोलते हैं सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, आपके और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के लिए फ्री में मेडिकल फैसिलिटी होती है। उसके बाद एलटीसी और कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है। एलटीसी लिव ट्रैवल कॉन्सेशन, मतलब पहला 8 साल आप ऑल इंडिया कहीं पे भी जा सकते हो, होम टाउन जा सकते हो। सेकंड एसी जो ट्रेन है वो एलिजिबिलिटी आपकी होती है। लेकिन जैसे अंडमान में गए तो वहाँ पे आप फ्लाइट से जा सकते हो। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर गए तो आप वहाँ से फ्लाइट से जा सकते हो। और भी कोई कुछ जगह पे जहाँ से आप फ्लाइट के लिए एलिजिबिलिटी होती है, नहीं तो आप सेकंड एसी से अपना होम टाउन वगैरह आ सकते हो। टीएच ट्रैवल अलाउंस, मोबाइल रिम्बर्समेंट, ये सब चीज़ें भी मिलती है। क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है, ऑनरेरियम मिलता है, दिवाली बोनस मिलता है, और पेंशन वगैरह तो है ही। जब रिटायरमेंट करते हो तो आप पेंशन आपको मिलती है। रिटायरमेंट कॉर्पस आपको कितना मिलेगा, मान लीजिए अभी ज्वाइन करते हो और जब 30 साल की सर्विस अभी से करते हो तो कितना, 2050-2055 के आसपास रिटायर करोगे, ठीक है। उसके बाद भी शायद उससे ज़्यादा लग जाएगा, 2060 के आसपास आप ज्वाइन करोगे। अगर 60 साल जब आपके हो जाए तब रिटायर करो, तो उस टाइम पे कम से कम इन्फ्लेशन को देखते हुए तो कम से कम 4 से 5 करोड़ तो आराम से आपको उस टाइम पे रिटायरमेंट कॉर्पस बनेगा। लेकिन उसकी वैल्यू भी उस टाइम पे थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। अब हम इसका कट ऑफ भी जाएंगे, फिजिकल भी कितना क्राइटेरिया चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस एसएससी सीजीएल, आप में से लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं कि सीजीएल एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हो। कितना रैंक कितना लेकर के आना है, इसमें कितना मार्क्स लेकर के आना, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सीजीएल प्री होगा, प्री तो आपका क्वालिफाइंग होता है। मेंस एग्जाम में 390 मार्क्स में जितना नंबर लाते हो उस पर मेरिट बनता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कुछ है इसका रिक्वायरमेंट। अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बन रहे हो तो ऐसा नहीं कि कितना भी फिजिकल स्टैंडर्ड हो तो चल जाएगा, नहीं। इसमें आपका जो होना चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड में, हाइट आपका मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर चाहिए। इसको आप फीट में अपना कैलकुलेट कर लेना। और रिलैक्सेबल होता है हिली एरियाज वाले लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट आपका चाहिए। 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिली एरियाज में के लिए। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आप कर सकते हो फुलाने के बाद, ठीक है। गर्ल्स के लिए नॉट रिक्वायर्ड, वेट नॉट रिक्वायर्ड मेल्स के लिए, लेकिन फीमेल के लिए 48 kg कम से कम होना चाहिए। उससे कम हुआ अगर आपका वेट तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। तो 48 kg कम से कम मेंटेन करके चलना। फिर आपका वॉकिंग और एक साइकिलिंग होगा। वॉकिंग 1.6 किलोमीटर का वॉक एक तो डिस्टेंस रहेगा जो कि 15 मिनट में करना होगा, आराम से कर लोगे। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। और एक साइकिलिंग होगा। साइकिल आपको चलाने आता है कि नहीं मुझे नहीं पता साइकिलिंग का क्या इसमें रोल है, बट 8 किलोमीटर का साइकिलिंग का रेस होगा जो कि 30 मिनट में आपको पूरा करना होगा, जो कि आप कर लोगे अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो। नहीं आता तो सीख लो। गर्ल्स को भी 3 किलोमीटर 25 मिनट में चलाने आता है, तो चलाने के लिए बोला जाता है। तो गर्ल्स अगर आपको साइकिल नहीं चलाने आता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर में जाना चाहते हो तो कम से कम साइकिल सीख लो। और बॉयज़ आप लोग भी सीख लो। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होता है चेक। अब हम आगे चलते हैं, कट ऑफ कितना गया है लास्ट 2 ईयर्स में, इसका कट ऑफ कितना गया है। देखो कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, क्वेश्चन लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ जितना एक्चुअल कट ऑफ गया है। जो 2023 में जो इसका वैकेंसी था 276 वैकेंसी थी, 276। इसका जो कट ऑफ गया था सिर्फ 311 नंबर गया था यूआर कैटेगरी का 390 में, ओबीसी का 307, ईडब्ल्यूएस का 311 ही था, एससी का 290 और एसटी का 289। लेकिन 2024 में आप देखो इसका कट ऑफ
वैकेंसी थी 340, 340 वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ थी जो थी 348 के आसपास गया, और ओबीसी का 345, ईडब्ल्यूएस का 345, एससी का 331 और एसटी का 330। इसमें इसलिए इतना ज़्यादा कट ऑफ गया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हुआ था सीजीएल 2024 में, लेकिन इस बार से फिर से कट ऑफ घटने वाला है, 320-25 के आसपास इसका कट ऑफ रहने वाला है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्या आ गया, बैक टू डैशबोर्ड। नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। आपको इसको डिसाइड, आपको चूज करना चाहिए कि नहीं चूज करना चाहिए, फाइनल आपको यहीं से पता चलेगा। देखो प्रोज क्या है इसका, यूनिफॉर्म पोस्ट है, बहुत सारे लोग को वर्दी वाली पोस्ट पसंद आती है, भाई मुझे वर्दी पहनना है ताकि मुझे पावरफुल हो, लोग देखते ही समझ में आएंगे या भाई ये कोई है। बाकी सिविलियन ड्रेस में पता नहीं चलता कि कोई ऑफिसर या नहीं, लेकिन आप वर्दी में रहोगे तो भाई आपकी पावर तो रहेगी। प्रेस्टिजियस है, पावरफुल है, फील्ड जॉब है, जिसको फील्ड जॉब पसंद होता है, ऑफिस में बैठ करके एक जगह पे बैठना नहीं पसंद है, फील्ड जॉब के लिए बेस्ट है। हाई एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल होता है, देखो हाई एक्शन होगा, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, और साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी खासी होगी, क्योंकि भाई आपके थ्रू चेक होकर के जा रहा है, अगर आपसे कुछ लैप्स हुआ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप चेक कर रहे थे लेकिन फिर भी वहाँ से इतना माल स्मगल हो गया, वो कैसे हुआ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली तो जॉब है। जॉब सेटिस्फैक्शन थ्रू नेशनल सिक्योरिटी ड्यूटीज, नेशनल का सिक्योरिटी मतलब आप देश की सेवा कर रहे हो, एक तरह से एक्टिव सेवा कर रहे हो कि आप देश का नाम बिगड़ने से या फिर खराब होने से आप बचा रहे हो, क्योंकि कोई भी सामान को आप यहाँ से गलत सामान को दूसरे कंट्री पे ले जाने नहीं दे रहे या फिर दूसरी कंट्री से यहाँ पे नहीं आ रही, तो आपका है भाई। फिक्स सैलरी एंड अलाउंसेस मिलती है यहाँ पे, गुड एक्सपोजर टू कस्टम्स ऑपरेशंस एंड इन्फोर्समेंट, तो आपका बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा, आपको अलग अलग टाइप के जॉब करने को मिलेगा। कौन क्या है, फील्ड वर्क है, तो बहुत सारे लोगों को फील्ड वर्क पसंद नहीं होता। यूनिफॉर्म है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, व्हाइट यूनिफॉर्म है तो और ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये भी एक है चीज़ें। एक्टिव वर्किंग है प्लस साथ में नाइट शिफ्ट भी है, इसमें आपको नाइट शिफ्ट कभी कभी करना पड़ेगा, नाइट शिफ्ट बनते हैं, कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट, तो शिफ्ट बनेगा, तो इसके लिए तैयार रहना है, ये नहीं कि एक ही टाइमिंग आपको मिलेगा। पोस्टिंग इन पोर्ट्स होगा, यानी कि आपको होम टाउन इसमें नहीं मिलेगा, अगर आप इधर से मिडिल से जैसे दिल्ली से हो तो आपको नहीं मिलेगी, अगर बिहार से हो तो नहीं मिलेगा, अगर नॉन कोस्टल एरिया में तो आपकी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। रिस्क ऑफ फिजिकल एंड लीगल कॉन्फ्रंटेशन कभी कभी हो जाता है, फिजिकल एंड लीगल, क्योंकि अगर आप स्मगलिंग वाली केसेस से डील कर रहे हो तो एक तरह से देखो कोई ना कोई होगा जो कि उसको पार करवाना चाहेगा, लेकिन आप वहाँ पे रोकने वाला हो, तो कभी कभी ये हो सकता है कि फिजिकल एंड लीगल कॉन्फ्रंटेशन, किसी के साथ विवाद वगैरह हो सकता है स्मगलिंग केसेस में। लिमिटेड फैमिली टाइम ड्यू टू नेचर ऑफ ड्यूटी, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस इसमें हल्का डिफिकल्ट होगा करना, घर से दूर रहोगे प्लस साथ में ड्यूटी आवर जो है नाइट शिफ्ट भी है, तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा आपका गड़बड़ाएगा यहाँ पे। तो ये है प्रोज एंड कॉन्स। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर मेरी राय मानो तो एक बहुत अच्छी पोस्टिंग है, इसका प्रमोशंस काफ़ी अच्छी है, पावरफुल पोस्ट है एंड बेस्ट पोस्ट है। तो ये था प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में सब कुछ। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और साथ में अगर किसी और पोस्ट के बारे में आपको जानना है, नेक्स्ट किस पोस्ट के बारे में जानना है एसएससी सीजीएल के, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस पोस्ट के बारे में जॉब प्रोफाइल में लेकर के आऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँ, आपको मोटिवेट करता रहूँ, और आपको जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जानकारी, मैं आप तक शेयर करता रहूँ, ताकि आप मोटिवेटेड होकर के अपने ड्रीम्स के लिए काम करते रहें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद और जय हिंद।